नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल का सस्पेंस अब और गहरा गया है क्योंकि एक्सिस माई इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कह दिया है कि जब जनता ही नहीं बोल रही तो हम आंकड़े कैसे दें। उधर एग्जिट पोल को लेकर एबीपी न्यूज चैनल पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच लद्दाख को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान खुलकर अब अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि खाड़ी में अब दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सुप्रीम लीडर ने भी नया चैप्टर शुरू होने का दावा कर तनाव और बढ़ा दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। एक्सिस माई इंडिया नहीं दिखाएगा पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल, नहीं मिला सही सैंपल। लद्दाख मुद्दे पर राहुल गांधी का वार, पीएम मोदी पर अरबपतियों से दोस्ती का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में खेड़ा केस फैसला अब सुरक्षित, नहीं चली खेड़ा की कोई दलील। ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज, खाड़ी में नहीं चलेगी अमेरिकी दादागिरी। हॉर्मुज पर नए चैप्टर शुरू के संकेत, ईरान ने अमेरिका की नाकामी पर कसा तंज। बंगाल चुनाव में जहां अधिकतर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बढ़त दी है, वहीं एक्सिस माई इंडिया डेटा रिलीज नहीं कर रहा। मशहूर सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने चुप्पी साध ली है। एजेंसी के फाउंडर प्रदीप गुप्ता का कहना है कि सैंपल सही नहीं मिला। दरअसल सर्वे के दौरान बंगाल के 60 से 70% लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, यानी जनता चुनाव के मुद्दे पर अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए प्रदीप गुप्ता के मुताबिक कम आंकड़ों पर कोई भी भविष्यवाणी करना गलत होगा। उन्होंने कहा कि शायद वोटिंग के बाद अब लोग खुलकर अपनी बात रखें। एक्सिस माई इंडिया के इस स्टैंड से बाकी एग्जिट पोल्स पर और ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि जब वोटर्स बोल ही नहीं रहे तो बाकी एजेंसियों ने कैसे डेटा दे दिया। बंगाल चुनाव खत्म होते ही आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को निचली अदालत से जमानत मिल गई है। आईपैक टीएमसी का चुनावी कैंपेन देख रही थी। दरअसल चुनाव के दौरान ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। चुनाव खत्म होते ही ईडी ने विनेश की जमानत का विरोध नहीं किया और निचली अदालत से ही जमानत मिल गई। ईडी की वजह से चुनावों में आईपैक और टीएमसी के चुनावी कैंपेन पर काफी हद तक असर पड़ा। विनेश चंदेल की जमानत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले जानबूझकर आईपैक के लोगों को गिरफ्तार किया गया। मकसद सिर्फ एक था कि ममता बनर्जी का चुनावी कैंपेन पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। संजय सिंह के मुताबिक अब चुनाव खत्म होते ही ईडी ने जानबूझकर ढील दी है। इसी वजह से विनेश चंदेल को अदालत से इतनी आसानी से जमानत भी मिल गई। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें गुरु बताया और कहा कि वाह भाई ज्ञानेश कुमार, मान गए गुरु, गजब चुनाव कराया है। इस खबर ने बंगाल चुनाव के बाद अब दिल्ली की राजनीति में भी गर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़े मसले पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लद्दाख के युवाओं ने मुझे बताया कि किस तरह उनके खूबसूरत आशियाने को एक पुलिस राज में बदल दिया गया है। उनकी आवाज दबा दी गई है, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया है और उनकी जमीन और नाजुक पर्यावरण को मोदी जी के अरबपति मित्रों के हवाले किया जा रहा है। राहुल ने लिखा कि लद्दाख के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, वो रोजगार और उद्योग चाहते हैं, मगर ऐसा विकास जो स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाए। आशा है कि अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री इस सच्चाई को समझ पाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। खेड़ा ने कोर्ट में साफ कहा कि यह मामला सिर्फ मानहानि का है, इसमें उन्हें गिरफ्तार करके अपमानित करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदोरकर की बेंच ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई पूरी की और अब फैसला बाद में आएगा। खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़े आरोपों को लेकर दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें मानहानि और फर्जीवाड़े जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। खेड़ा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ज्यादातर धाराएं जमानती हैं और खेड़ा कोई भगोड़े तो है नहीं, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं। दूसरी तरफ सरकार की ओर से तुषार मेहता ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दिखाए गए दस्तावेज फर्जी हैं और सच्चाई जानने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला सिर्फ मानहानि का नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने से जुड़ा हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका था। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि यह फैसला कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा था।
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सैन्य ताकत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि जरूरत पड़ती तो देश लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। रक्षा मंत्री ने कहा कि अचानक जरूरत पड़ने पर अपनी क्षमता बढ़ाने की ताकत भी हमारे पास थी, और सिर्फ थी ही नहीं बल्कि अभी भी है, और पहले से भी ज्यादा दुरुस्त हो चुकी है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ईरान का बड़ा ऐलान, खाड़ी में नहीं चलेगी अमेरिका की दादागिरी। हॉर्मुज पर नया मोड़, मुज्तबा बोले अब नया चैप्टर शुरू। ईरान बोला नया हथियार देख दुश्मन को हार्ट अटैक न आ जाए। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि पर्शियन गल्फ किसी की दबाव की जगह नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की संप्रभुता का प्रतीक है। पर्शियन गल्फ नेशनल डे के मौके पर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ईरान पर समुद्री नाकाबंदी या दादागिरी करने की कोशिश की तो वो पूरी तरह नाकाम कर दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान ही इस इलाके की सुरक्षा का असली रखवाला है और ऊर्जा सप्लाई के अहम रास्तों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब दबाव की रणनीति जमीन से हटकर समुद्र और अर्थव्यवस्था तक पहुंच गई है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पर्शियन गल्फ में कोई अस्थिरता होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका और उसके सहयोगियों पर होगी। इस बीच ईरानी सेना ने भी बड़ा दावा किया है कि अमेरिका की बाधा डालने की रणनीति अब फेल हो रही है। IRGC का कहना है कि अमेरिका ने चीन, रूस और यूरोप को रोकने के लिए समुद्री दबाव की योजना बनाई थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान इसके खिलाफ एक बड़े गठबंधन का केंद्र बन चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब नया चैप्टर शुरू हो चुका है। उन्होंने अमेरिका पर हमला करते हुए कहा कि क्षेत्र में चलाए गए उनके बड़े अभियान पूरी तरह से फेल हो गए हैं और ये उसकी शर्मनाक नाकामी है। नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी इस संदेश में ईरान ने साफ संकेत दिया कि अब हालात बदल रहे हैं और खाड़ी में उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। ईरान ने यह भी याद दिलाया कि 1622 में इसी हॉर्मुज इलाके से पुर्तगाली ताकतों को बाहर किया गया था, जो उसकी ऐतिहासिक ताकत का प्रतीक बन गई। इस बयान से साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव सिर्फ जारी ही नहीं है बल्कि और ज्यादा तेज होता दिख रहा है। हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर बढ़ती बयानबाजी ने पूरे क्षेत्र का तापमान बढ़ा दिया है और अब हर कोई देख रहा है कि ये नया चैप्टर आगे क्या मोड़ लेता है। शांति वार्ता टूटने के बाद ईरान ने अमेरिका को अपने नए और गुप्त हथियार से डराया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो जल्द ही एक ऐसा घातक हथियार ला रहा है जिससे दुनिया कांप जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति बातचीत अब पूरी तरह फंस चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के ताज़ा शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसके बाद ईरान के नेवी कमांडर शहरम ईरानी ने बहुत तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि उनका नया हथियार दुश्मन के बिल्कुल बगल में तैनात है। कमांडर ने तंज कसते हुए कहा कि इसे देखकर दुश्मनों को हार्ट अटैक ना आ जाए। ईरान ने अमेरिका के उस भरोसे को भी मजाक बताया कि वो ये जंग हफ्ते भर में जीत लेगा। ग्लोबल तनाव और महंगे कच्चे तेल की वजह से रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ 95.20 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही रुपया 32 पैसे कमजोर होकर 95 के पार पहुंच गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। इस तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगा तेल भारत के लिए बड़ी मुसीबत है क्योंकि इससे हमारा आयात खर्च बढ़ जाएगा। दूसरी ओर निवेशक डर के मारे अपना पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। अमेरिकी फेड रिजर्व के फैसले ने भी डॉलर को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। साल 2026 में अब तक रुपया करीब 6% तक टूट चुका है। जानकारों का मानना है कि अगर युद्ध का खतरा बढ़ा तो रुपया और ज्यादा गिरेगा। आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब है कि महंगाई अब और बढ़ सकती है। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल के उत्पादन में बेतहाशा पानी बर्बाद हो रहा है, जो जल संकट को बढ़ा देगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की ये सरकारी योजना भारत में पानी का गंभीर संकट पैदा कर रही है। दरअसल सरकार विदेशों से तेल मंगाने का खर्च कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिला रही है। ये एथेनॉल चावल, गन्ना और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाता है जो बहुत ज्यादा पानी पीती है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अगर चावल की बात करें तो 1 किलो चावल उगाने में ही 3 से 5,000 लीटर पानी लग जाता है। सरकार अब गरीबों के कोटे का चावल भी शराब भट्टियों और एथेनॉल मिलों को भेजने की तैयारी में है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे दिल्ली और बेंगलुरु जैसे 21 शहरों को भूजल साल 2030 तक खत्म हो सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खेती के लिए पानी इस्तेमाल करने पर किसानों को कोसा जाता है, लेकिन वही फसल जब फैक्ट्रियों में ईंधन बनती है तो उसे साफ ऊर्जा का नाम दे दिया जाता है।
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पहले से पानी की किल्लत है, वहां एथेनॉल मिलें तेजी से जमीन का पानी सोख रही हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो आने वाले दिनों में गाड़ियां तो दौड़ेंगी, लेकिन लोग प्यासे रह जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट्स के साथ रात 8 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।